आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। इन तीनों का ऊपर का संस ऊपर और नीचे का संस नीचे ही कहीं अटक गया। बालाज शुला बार नज़रों से उनको ही घूर रहा था। अब क्या सब के सब गूंगे हो गए हो? बताओ किसकी हरकत है ये? वो दोबारा गुस्से से गिर जा। वो तीनों फौरा शरीफ बचे बिन गए और एक आवाज़ बोले, हैज़ल आपी। और बालाज की आंखों गुस्से के बाइस लाल हो गईं। अब की बार उसने कुछ तफ्तीशी नज़रों से उनको देखा। कसम से लाला, हम तो सुकून से खेल रहे थे, वो खुद ही हमारे साथ आकर खेलने लगी और अब आपकी गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर भाग गई हैं। वो फौरा अपनी सफाई देते बोले। गुस्से से बालाज की पेशानी की नसें उभर गईं। वो एक ही झटके में बाल फनकता अंदर की तरफ बढ़ा। इस लड़की ने कसम खा रखी है सुकून से बैठना नहीं, आज ये बचेगी नहीं। वो गुस्से में बुड़बड़ाता हुआ अंदर की तरफ चला गया। पीछे वो तीनों हैज़ल की सलामती की दुआएं करने लगे। वो लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। ग्रीन उनकी खून छिलका रही थीं। हैज़ल, हैज़ल। वो गुस्से से उसे आवाज़ें देने लगा। वो तो छपकर किचन में घुस गई थी। सबसे पहले हाला आवाज़ सुनती हुई बाहर आई। वो 17 साला काली आंखों वाली खूबसूरत मुनासिब नकुश की लड़की थी। किया हवा लाला। हैज़ल कहाँ है? वो इसके सवाल को अगनूर करता हुआ बोला। हाला ने देखा वो काफ़ी गुस्से में था। अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं कहीं थी, शायद किचन में है, और बालाज जानता था वो किचन में काम करने तो घुसी नहीं होगी। और हैज़ल ने बेजायत से आंखें मींची। ये हाला आपी कुछ देर खामोश नहीं रह सकती थी। वो खुद ही किचन से निकल आई जानती थी, अब खैर नहीं। वो दरवाजे में ही खड़ा था। वो मुस्कुराती हुई आई। किया हवा लाला। उसकी इस कद्र मासूमियत पर बालाज का गुस्सा आसमान को छूने लगा। इसने आगे बढ़कर एक ही झटके में हैज़ल को बाजू से पकड़ा और अपने रूबरू खड़ा किया। किया हवा, ये तुम मुझसे पूछ रही हो? छोटी बची हो किया, कब तक अपना बचपन जारी रखोगी? सुकून से पढ़ाई होती नहीं है तुमसे और लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना तुम्हें जेब देता है। बताओ उस वक्त क्या कर रही थी बाहर गार्डन में? मना किया है ना मैंने तुम्हें कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। वो गुस्से से हैज़ल पर गिर जा। हैज़ल ने अजियत से आंखें मींची और सर झुकाकर अपने आंसू छुपाने लगी। वो तो समझ रही थी शीशा टूटने पर क्लास लगेगी, यह तो अलट ही हो गया। इसने जोर से हैज़ल को झंझोड़ा के हैज़ल के बाजू में इसकी सख्त गिरफ्त से दर्द उठी। अब सर झुकाकर किया खड़ी हो। मेरी किसी बात का भी तुम पर कोई असर क्यों नहीं होता? आज के बाद तुम्हारी ये सारी हरकतें बंद और घरदारी सीखो। बहुत फ्री वक्त है ना तुम्हारे पास, पढ़ने को दिल नहीं चाहता तो काम करो। समझ गई। वो मजीद गुस्से से गिर जा। बाकी सब खड़े होकर देखते रह गए। कोई इसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसका गुस्सा ऐसा ही था। हैज़ल ने सर उठाकर उसे देखा, इसका सारा चेहरा आंसुओं से तर था। ये देख बालाज के दिल में करचीन छिप गईं। हर वक्त की पाबंदियां लगाते रहते हैं, ये ना करो तो वो करो, यहाँ ना जाओ तो वहाँ ना जाओ। मैं भी इस हवेली की बेटी हूँ, मगर इस हवेली का हर मर्द मुझसे नफरत करता है। आज बता ही धीमी ने किया बगाड़ा है आप सब का? ये घर है या कोई कैदखाना जहाँ मैं अपनी मर्जी से खलकर सांस भी नहीं ले सकती? गला दबाकर मार क्यों नहीं देते मुझे ताकि सबको सुकून आ जाए? हाथ छोड़ी मेरा, मुझे दर्द हो रही है। वो भी गुस्से से बोली। वो कहीं से भी वो हैज़ल नहीं लग रही थी जो कुछ देर पहले बाहर खेल रही थी। इसका लहजा बहुत टोटा और बिखरा हुआ था। बालाज को लगा वो उससे उसकी सांसें छीनने की बात कर रही हो। वो अपनी इन बातों से बालाज शाह का दिल टकरुमी तोड़ गई। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया। और खबरदार मुझे दोबारा हाथ लगाया। नफरत है मुझे आपसे, बेतहाशा नफरत समझे। वो गुस्से से चीख पड़ी और बालाज का वजूद पाश पाश हो गया। हैज़ल के मुंह से ये अल्फाज उसने कभी भी तसव्वुर नहीं किए थे। इसका हाथ बेसाख्ता उठा। हैज़ल, वो ढारा। हैज़ल ने एक नज़र उसे देखा और एक नज़र इसके हाथ को, जो वो आधे रास्ते में ही रुक गया था। किया हवा, रुक क्यों गए?
मारीना, मुझे यही कर सकते हैं आप मर्द, शायद इससे आपकी अना को कुछ सुकून मिल जाए। वो एक एक लफ्ज़ नेज़े की तरह बालाज के सीने में मारती हुई भागी और सीढ़ी चढ़कर गायब हो गई। निदा फौरन हेज़ल के पीछे भागी। वो दोनों हम उम्र थीं। निदा और हेज़ल की बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोनों का कमरा भी एक था। पीछे बालाज हैरानगी से अपने हाथ को देखता रह गया। वो ये कैसे कर सकता था? वो हेज़ल पर हाथ उठाने वाला था। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया? इसने अपना वही हाथ सामने दीवार पर पंच की सूरत मार दिया। इसके अंदर बाहर आग लग गई थी। वो जिसे कैद समझ रही थी वो तो उसकी हिफाजत के लिए इस पर इतनी पाबंदियां लगाता था, इससे कम बर्दाश्त होता था कि हवेली की किसी भी लड़की पर किसी भी खैर मर्द की नज़र पड़े। इसकी आंखों में कितनी नफरत और हकारत थी, बालाज का दिल कट कर रह गया। बालाज से इस टोन में बात करने की हिम्मत सिर्फ हेज़ल शाह ही कर सकती थी, वरना हवेली में तो कभी उसकी मुँह ने भी इस पर कोई रूब ना झाड़ा था। वो बिना किसी की तरफ देखे सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे में गायब हो गया। वो जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंचा, निदा कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी। हेज़ल, दरवाज़ा खोलो। वो मुसलसल उसे पुकारती हुई दरवाज़ा नॉक कर रही थी। बालाज के दिल में फिर तकलीफ उठी और खुद पर गुस्सा आया। वो हेज़ल के कमरे की तरफ आया। इसे देखकर निदा एक साइड हो गई। हेज़ल, दरवाज़ा खोलो। वो कुछ प्यार से बोला, मगर दूसरी तरफ जवाब न दारिद। इसने दोबारा दस्तक दी। हेज़ल, शाबाश, बाहर आओ। दूसरी तरफ इसके रोने में और रवानी आ गई। और इसकी हिचकियों की आवाज़ सुनकर बालाज के दिल में दर्द की एक शदीद लहर दौड़ी। जाओ, जल्दी से इस कमरे की डुप्लेक्स चाबी लेकर आओ। वो मुलाजिमा को देखकर डरा। वो फौरन भागती हुई गई। हेज़ल एक ही झसक में उठी और वाशरूम में जाकर बंद हो गई। नौकरानी भागती हुई आई और चाबियां इसके हाथ पर रखी। इतने में शावीज़ शाह हवेली में दाखिल हो रहा था। बालाज ने दरवाज़ा खोला और फौरा कमरे की जानिब बढ़ा, मगर वो कहीं नहीं थी। वो और निदा वाशरूम के दरवाजे की जानिब भागे। हेज़ल, क्या कर रही हो? बाहर आओ प्लीज़। वो बेबसी से बोला। वो जानता था कि अब वो खुद को अजियत देगी। शावीज़, जो अपने ध्यान गुजर रहा था, बालाज की आवाज़ सुनकर कमरे में आया। क्या हवा है? बालाज ने अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से उसे देखा। उनमें तकलीफ देखकर शावीज़ ने निदा को सवालिया नज़रों से देखा। लाला, हेज़ल ने खुद को वाशरूम में बंद कर लिया है। शावीज़ फौरा आगे बढ़ा। हेज़ल, मेरी गुड़िया, क्या हवा है? बाहर आप मुझे बताओ। शावीज़ की आवाज़ सुनकर वो फौरन दरवाज़ा खोलती बाहर निकली और इसके सीने से लपट कर रोने लगी। बालाज ने सुकून का सांस लिया। वो ठीक थी, खुद को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। हेज़ल, मेरा बच्चा, क्या हवा है? बताओ। वो इसका सर थपथपाते हुए बोला। हेज़ल ने अपनी तकलीफ ज़दा आंखें उठाकर शावीज़ को देखा। मुझे नहीं रहना उस हवेली में, लाला प्लीज़ मुझे यहाँ से कहीं भेज दी। ये सुनना था कि उन तीनों को अपने सीने में खंजर घूमता महसूस हुआ। बालाज को लगा इसका सांस रुक जाएगा। इसने तकलीफ से अपनी मुट्ठियाँ भंची। शावीज़ ने अपनी क्रिस्टल ब्राउन आंखों में गुस्सा लिए बालाज को घोरा। ऐसी बात नहीं कहते गुड़िया। ये हमारा घर है और बेटा घर में ही महफूज होती हैं। नहीं हूं मैं इस घर की बेटी। सब नफरत करते हैं मुझसे। और शावीज़ को लगा किसी ने उसकी रूह को छलनी छलनी कर दिया हो। इसकी आंखों में नमी उभरी। हेज़ल, आज तो ये बात कह दी है, खबरदार आज के बाद कहा। मैं हूं ना तमधारा भाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो आओ, दोनों बहन भाई डिनर करने चलते हैं। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है हमें। इससे पहले बालाज कुछ कहता, शावीज़ की तंबी करती नजरें उसे खामोश करवा गईं। वो जानता था हेज़ल को कैसे प्यार से हैंडल करना है। चलो जाओ, जल्दी से रेडी होकर आओ। ये सुनना था, हेज़ल फौरा ड्रेसिंग रूम में भागी। बालाज ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर शावीज़ ने उसे बाहर आने का इशारा किया। निदा भी परसुकून हो गई। वो दोनों उस वक्त दूसरे फ्लोर के लाउंज में बैठे थे और बालाज उसे आज हुआ सारा वाक़या बता चुका था और शावीज़ शाह की क्रिस्टल ब्राउन आंखें ज़ब्त के बावजूद भी लाल अंगारा हो गईं। तमधारा दिमाग काम करता है। तुमने इस पर हाथ कैसे उठाया? मेरी बहन इतनी अर्ज़न नहीं है बालाज शाह। शावीज़ का तो दिमाग ही घूम गया। तो अपनी बहन के अल्फाज नहीं सुने।
वो कैसे मुझसे नफरत कर सकती है? जिस तरह तुम इसको टरट करते हो मोहब्बत करने से वो रही। और तुम क्यों आका जान की तरह हर वक्त बल्ला वजह इस पर भड़कते रहते हो? इस बात पर बालाज की आंखों में एक साया सा लहराया। इसकी हरकतें ही ऐसी ही इसलिए डानिक खाती है और आका जान को भी ये सब पसंद नहीं। अगर हवेली का कोई मुलाजिम इस तरह उसे खेलते देख लेता तो। शावीज ने देखा जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। तुम क्यों कर बार आका जान के सुलूक पर उनकी साइड लेते हो? हवेली में सब जानते हैं कि आका जान अपने पोतों से ज्यादा अपनी पोतियों पर जान छिड़कने हैं, लेकिन हेजल इन्हें एक अंक नहीं भाती। इन्हें तो बस मौका चाहिए होता है हेजल का दिल तोड़ने का। तुम जानते नहीं हो कि वो रवैये नहीं भूलती। कितनी हसास है वो इन बातों ने उसे एक दिन बागी बना देना है। कम से कम तुम तो दूसरे हातिम नवाब शाह मत बनो। बालाज ने गुस्से से अपनी ग्रीन आंखें लिए शावीज को घोरा। मैं इतना भी बेरहम नहीं हूं और मुझे क्या जरूरत है कुछ छुपाने की? तुम छोटे हो, छोटे ही रहो। इस बात पर शावीज ने बेजायत से आंखें मींची। ये बड़े होने का ताना तो अपने पास ही रखो। कितना छोटा हूं, सिर्फ 4 माह का फर्क है हम दोनों में। बालाज शाह मुझे मदय से मत भटकाओ। बालाज का दिल चाहा इसका मुंह तोड़ दे। मुद्दा सिर्फ एक है कि मैं हेजल शाह पर किसी भी दूसरे मर्द की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। वो इश्क है बालाज शाह का। शावीज तो भड़क ही उठा। इसे बालाज से इस तरह झनके की चोट पर खलेआम इतिराफ की तवक्को नहीं थी। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ और इसके रूबरू आया। तुम होश में तो हो बालाज शाह? वो अभी महज 16 साल की बची है और जब उसकी शादी की उम्र होगी तब मैं खुद फैसला करूंगा कि मेरी बहन के लिए तुम मुनासिब हो या नहीं। इसके अल्फाज बालाज पर नश्तर बनकर गिरे। वो भी उठकर इसके सामने खड़ा हो गया। भूलो मत शावीज शाह, तुम इसके वारिस नहीं हो, उसके माँ बाप जिंदा हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुमसे रिश्ता मांगने की। जो बालाज शाह का है वो सिर्फ बालाज शाह का है। वो कल भी मेरी थी, आज भी मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। और मैं अपनी चीज़ मांगता नहीं हूँ, खुद ही ले लेता हूँ। भूलो मत वो गुड़िया नहीं है। और इसके आखिरी अल्फाज शावीज शाह का सीना चीर गए। वो लड़खड़ा। बालाज जो गुस्से में बोल रहा था अपने आखिरी लफ्ज़ों पर गौर की तो उसे अंदाज़ा हवा वो ये किया बोल गया। इसने देखा शावीज का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बालाज ने गुस्से से मुट्ठियाँ भींची। वो कैसे ये बात कह गया? एक के बाद एक आंसू शावीज शाह की आंखों से बह निकले। वो बहादुर मर्द था। वो अपनी तकलीफ अपने अंदर दबा लेता था, मगर बालाज के अल्फाज इसकी रूह तक को घायल कर गए और बालाज शर्मिंदगी की गहराइयों में उतर गया। सूरी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो शर्मिंदा होकर रह गया। शावीज ने अपने आंसू बेदर्दी से पूंछ डाले। जबान से निकले अल्फाज और कमान से निकला तीर वापस नहीं जाता। बालाज शाह, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद करवा दिया, वो मेरी गुड़िया नहीं है। वो चंद कदम आगे आया, अपनी तकलीफ से लाल आंखें बालाज की सब आंखों में गाड़ी। लेकिन एक बात तुम भी याद रखो, वो मेरे लिए गुड़िया से कम भी नहीं। मैं अपनी एक बहन खो चुका हूँ, दूसरी पर कोई इंच नहीं आने दूंगा। और तुम उसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। वो इंसान है, कोई खिलौना नहीं। इतना कहते साथ शावीज रुका नहीं, फौरा हेजल के कमरे की तरफ चला गया। और बालाज शाह का दिल चाहा अपना सर किसी दीवार में दे मारे। वो आज अपने 2 अजीज रिश्तों को खुद से बदगुमान कर गया था। कुछ ही मिनटों बाद शावीज शाह की गाड़ी हवेली की सरहद उबूर कर गई। जोया हमदान साहब से 2 दिन से नाराज थी। वो उनकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। अब भी वो अपने कमरे में सोफे पर बैठी ना जाने विंडो से बाहर आसमान पर किया तक रही थी जब हमदान साहब कमरे में दाखिल हुए। वो इसके पास सोफे पर आकर बैठे और उसे देखने लगे जो मुरझा सी गई थी। जोया, मेरा बच्चा कब तक अपने बाबा से नाराज रहने का इरादा है? उनकी आवाज़ से जोया का सकता टूटा। जोया ने अपनी वीरान आंखें उठाकर हमदान साहब को देखा। इसकी ओशन ब्लू आंखों की चमक कहीं दूर जा सोई थी। आपने ऐसा क्यों किया बाबा? आप तो मेरी मर्जी के बना एक ड्रेस तक नहीं लेते थे, फिर मेरी सारी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बना ही क्यों कर दिया? उसकी आवाज़ भीग गई। हमदान साहब से कहाँ अपनी बेटी की आंख में एक आंसू भी बर्दाश्त होता था? किया तुम उसे सालों से अपने ख्वाबों में देखती नहीं आ रही और किया तुम इससे मोहब्बत नहीं करती?
इस बात ने जोया कुरैशी को साकत कर दिया। वो हैरानी और बेयकीनी से अपने बाप को देखती रह गई। इसे उम्मीद नहीं थी उसके बाबा ये बात जानते होंगे। वो नजरें झुका गई। वो अब अपने बाप से नजरें कैसे मिलाएगी? किया तुम्हें मेरे फैसले पर यकीन नहीं? इस बात पर उसने सर उठाकर हमदान साहब को देखा। ऐसी बात नहीं है बाबा। इसके लहजे में अब शर्मिंदगी थी। हमदान साहब आगे बढ़े और जोया को अपने साथ लगा लिया। मैंने तुम्हारे लिए एक हेरा तलाश किया है, और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक वो कोई आम इंसान नहीं, एक आर्मी ऑफिसर है। ये बात उसने सिर्फ मुझे बताई है, वो एक सीक्रेट एजेंट है। और जोया ने बेयकीनी से सर उठाकर हमदान साहब को देखा। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। हमदान साहब मुस्कुराए। जोया की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो किसी आर्मी वाले की बीवी बने। अभी मैं सिर्फ तुम्हारा निकाह करूंगा, रुखसती तुम्हारी पढ़ाई के बाद होगी। और वैसे भी मुझे अपने काम के सिलसिले में महीने में कितनी ही बार लंदन का चक्कर लगाना पड़ता है। अब मैं तुम्हारी हिफाजत पहले जैसी नहीं कर सकता। तुम उसकी बीवी बन जाओगी और इसका घर भी साथ है। वो तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने देगा। और मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए तुम्हारा निकाह खुफिया तौर पर होगा, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं। और जोया खामोशी से सर झुका गई। वो बेसुकून थी, मगर अपने बाप के फैसले पर उसे कोई शक नहीं था। और फिर कुछ दिनों बाद बहुत खामोशी से जोया का अज़लाम शाह के साथ निकाह कर दिया गया। वो बहुत खूबसूरत सफ़ेद और गोल्डन फराक में थी। हमदान साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके सबसे बड़े भाई को पता चले, इस लिए इन्होंने किसी को भी इस निकाह में इन्वाइट ना किया, सिर्फ वो दोनों घर के अफराद थे। और अज़लाम शाह किसी रियासत के बादशाह की तरह सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने पूरे हफ्ते से इसके पास विराजमान बैठा, इसके तमाम हुकूक अपने नाम महफूज कर गया। इसके चेहरे पर सारी दुनिया फतह कर लेने की चमक थी। और जोया की आंखें आंसुओं से भीग हुई थीं। वो हमेशा के लिए जोया अज़लाम शाह बन गई थी। अज़लाम शाह ने बिल्कुल ठीक कहा था, सर नीम चेंज होने में वक्त ही कितना लगा, सिर्फ 3 बोल और वो जोया हमदान कुरैशी से जोया अज़लाम शाह बन गई। आज वो अपने सबसे बड़े ताया अरशद साहब के घर आई थी। वो हमदान साहब के सबसे बड़े भाई थे। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। इसे काफ़ी दिनों से इसकी कज़िन तानिया कॉल कर रही थी कि वो उनके घर चक्कर नहीं लगाती। हमदान साहब काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे। वो लॉन्च में दाखिल हुई तो सामने एक मुलाजिमा काम करती नजर आई। जोया ने उसे तानिया को बुलवाना भेजा, मगर नौकरानी ने इत्तला दी कि वो दोनों बहनें तो घर में नहीं, किसी पार्टी में गई हैं। वो मायूस हुई। फिर इस तरह वापस जाना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए ताया और ताई को सलाम करने ऊपर की जानिब बढ़ी। वो जैसे ही उनके कमरे के पास पहुंची, उससे पहले वो अंदर दाखिल होती, अंदर से आने वाली आवाज़ ने जोया शाह के कदम जंजीर कर दिए। ये इसके ताया की आवाज़ थी। करना किया था मैंने, हमदान की बीवी का एक्सीडेंट करवा दिया। मगर उससे पहले ही वो अपने बाप के हाथ लग गई। काफ़ी जख्मी थी और इसका बाप अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गया, मगर अफसोस दोनों में बच्चा मर गए। और हमदान अपनी बीवी की आखिरी बार शक्ल भी ना देख पाया। और इसका ससुर तो सारी जिंदगी यही समझता रहा कि उसकी बेटी का कातिल हमदान है। बाहर खड़ी जोया के सर पर आसमान फट पड़ा और जोया शाह की सारी हस्ती मलियामेट हो गई। कोई खंजर था जो इसके सीने में पैवस्त हुआ। उसकी मुंह मरी नहीं थी, कत्ल की गई थी। एक के बाद एक आंसू जोया की आंखों से बहने लगे। वो पत्थर ही तो हो गई थी। इसे जिंदगी का सबसे भयानक सच पता चला था। कुछ पल खामोशी के बाद दोबारा ताया की आवाज़ उभरी। वो मेरा सारा सच जान गई थी कि मैंने किस तरह जायदाद और कारोबार में घपला किए थे, और हमदान की जायदाद का सारा हिस्सा अपने नाम करवाया। हम यार, वो बहुत ज़हीन थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से सारे पुराने खाते खोल गई थी। वो मेरा सारा राज खोलने जा रही थी, इसलिए मैंने हमेशा के लिए इसकी बोलती बंद करवा दी। अफसोस वो अपने साथ अपना बच्चा भी लेकर चल बसी, और जोया को लगा वो मज़ीद सुन नहीं पाएगी। उसकी मुंह को सिर्फ दौलत की खातिर मार दिया गया। सिर्फ उसकी मुंह को नहीं मारा गया था, एक बच्चे को भी कत्ल किया गया था। वो लड़खड़ा कर गिरी और पास पड़ा वास ज़मीन बोस हुआ। आवाज़ सुनकर ताया मोबाइल फेंकने कमरे से बाहर निकले।
और उनकी नज़र पत्थर बनी जोया पर पड़ी। वो इसकी शक्ल देखकर समझ गए कि वो सब सुन चुकी है। इन्होंने बेजायत से आंखें मींची और जोया काफ़ी देर तक पत्थर बनी रही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ताया बेतासुर लहजे के साथ बोले। जोया का सारा सत्ता टोटा। वो एक ही जसत में आगे बढ़ी और अपने ताया का गिरेबान पकड़ लिया। क्यों किया मेरी मां का कत्ल? आपको मुझ पर ज़रा रहम नहीं आया? क्या बगाड़ा था मेरी मां ने आपका? सिर्फ दौलत की खातिर मेरी मां को मार दिया। मैं सबको बता दूंगी कि आप मेरी मां के कातिल हैं। वो गुस्से से फट पड़ी। ताया ने एक ही झटके से अपना गिरेबान छुड़वाया और दूसरे ही पल उनका हाथ उठा और जोया के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। और जोया को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। ताया ने उसे गद्दी से पकड़ा कि वो तरफ उठी। तुम बताओगी सबको? अगर यहाँ से जिंदा सलामत बचकर निकल गई तो बता देना। वो इसके चेहरे पर गिर। जोया ने अपना आप उनसे छुड़वाने की कोशिश की, मगर कहूँ वो नाजुक सी जान और कहूँ वो 55 साला ताकतवर मर्द। ताया ने पकड़ मजीद मजबूत की कि जोया का हिजाब ढीला पड़ गया। साद साद वो अपने बेटे को आवाज़ें देने लगे। वो जो अपने कमरे में अपने 4 दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहा था बाहर निकला। ताया ने जोया को ज़मीन पर धक्का दिया। ले जाओ उसे और अपने दोस्तों के साथ मज़े करो। इसके सारे पर काट दो कि ये दोबारा उड़ ना सके। और जोया को आसमान अपने सर पर फटता महसूस हुआ। वो ताया थे या शैतान? साद की आंखों में मुँह उभरी। उसने जोया की तरफ कदम लेने शुरू किए। जोया ने अपने हवास बहाल किए और एक ही जसत में नीचे की जानिब भागी। इसे किसी भी हाल में अपनी इज्जत बचानी थी। साद अपने दोस्तों को आवाज़ें देता जोया ने पीछे ही नीचे भागा। वो आखिरी सीढ़ियों से लड़खड़ा कर नीचे गिरी कि उसके घुटने और सर पर शदीद किस्म की चोट लगी। खूनदार की सूरत सर से निकलकर बहने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो लाउंज के फर्श पर गिरी थी और वो सब उसकी तरफ कक्के लगाते हुए बढ़ रहे थे। जोया को क़यामत नज़दीक आती महसूस हो रही थी। वो बहुत मुश्किल से अपने जिस्म को हरकत देती उठी, मगर उससे पहले ही वो इसके पास पहुंच गए थे। एक ने जोया का दुपट्टा पकड़कर उछाल दिया। वो कोई और नहीं, इसके ताया का बेटा साद था। भाई तो बहनों के मुहाफिज होते हैं, मगर वो अपनी ही कज़िन की इज्जत के साथ खेलने जा रहा था। जोया ने खुद को आग में जलते देखा। वो तरफ उठी और एक ही जसत में उसे धक्का देती पीछे हुई। खबरदार, दूर रहो। अगर कोई भी करीब आया तो अच्छा नहीं होगा। वो सब हक़े लगाकर हंस पड़े। अब कि दूसरा आया और उसने जोया के हाथ पर अपना भारी बोट रखकर मसल दिया कि सारे लाउंज में जोया की चीखें गूंज गईं। इसने अपनी पूरी ताकत से दूसरे को भी धक्का दिया और अपना मुर्दा हाथ उठाती हुई मजीद पीछे खिसकी। उसके जिस्म में दर्द की लहरें उठ रही थीं, मगर उसे किसी भी हालत में यहाँ से भागना था। अब वो किसी की अमानत थी, उसे अपनी इज्जत की हिफाजत करनी थी। वो शख्स ना जाने कहाँ गायब था। निकाह को 2 माह हो गए थे, मगर इसके बाद जोया की इस शख्स से ना तो कोई बात हुई ना कोई मुलाकात। अब की बार 2 एक साथ आगे बढ़े। एक ने जोया का बाजू पकड़ा और उसे खींचा। जोया का बाजू सारा कंधे से फट गया और दूसरे ने इसके चेहरे को दबोचा। जोया ने अपनी टांग उठाई और उस शख्स के पीठ में पूरी ताकत के साथ मारी। वो बलबला कर पीछे हुआ और जोया ने दूसरे के हाथ पर अपने नाखून गाड़ा दिए और दोबारा पीछे खिसकी और इसका सर पीछे टेबल पर लगा। जोया ने पीछे देखा, वह फ्रूट बास्केट में चढ़ी पड़ी थी। जोया ने बिना सोचे समझे वो उठाकर उस शख्स के कंधे में दे मारी जो इसकी तरफ बढ़ रहा था। सारा लाउंज उस शख्स की चीखों से गूंज उठा। वो सारे भागते हुए अपने दोस्त की तरफ मुतवज्जह हुए। जोया के पास यही वक्त था। वो अपना दोपट्टा पकड़ने की गलती नहीं कर सकती थी जो सीढ़ियों के पास गिरा था। वो अपनी सारी ताकत इकट्ठी करती उठी और लड़खड़ाती हुई लाउंज के दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसे बाहर से बंद कर दिया। वो चारों जो अपने दोस्त की तरफ मुतवज्जह थे, इनमें से एक होश में आया। उसने देखा वो लड़की गायब थी। वो भाग गई। इनमें से 2 इसके पीछे लपके, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो लोग जानते नहीं थे कि वो जोया शाह थी, हमदन कुरैशी की बेटी। इसका दिमाग एक आम लड़की के दिमाग से दुगनी तेज़ी से चलता था। वो कमज़ोर लड़कियों में से ना थी। इसके पास डरने या रोने धोने का वक्त नहीं।
था। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी इज्जत कितनी कीमती थी और एक नामहरम शैतान वो सालों से अपनी हिफाजत करती आ रही थी। वो अपने हवास बहाल रख सकती थी, इसलिए वो इतनी बहादुरी से उन सब का मुकाबला करती चली गई। वो सब अंदर ही फंस गए और जोया भाग गई। रात की खा वो एक सुनसान सड़क पर लड़खड़ाती हुई चल रही थी। उसके जिस्म में दर्द की टैसें आठ रही थीं। वो जो कभी दुपट्टे के बना बाहर नहीं निकली, आज इसका लिबास भी फट गया था। वो अपनी आंखें बार बार साफ करती हुई बहुत मुश्किल से चल रही थी। ना जाने कितने मिनट हो गए थे उसे चलते हुए। इसका एक पाँव और एक हाथ हलने से इनकारी थे, मगर वो अपने एक पाँव पर सारी ताकत डाले दूसरे पाँव को घसीटते हुए चल रही थी। इसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। वो बहुत मुश्किल से अपने हवास बहाल रख पा रही थी। अचानक इसकी आंखों में किसी गाड़ी की फ्लैश लाइट पड़ी और जोया की जिस्म खौफ की लहरें सरसरायत कर गईं। दूर से कोई गाड़ी आ रही थी। जोया का दिमाग माउफ हो रहा था। क्या पता कोई इसकी मदद कर दे। मुस्बत सोचते हुए वो गाड़ी की तरफ बढ़ी। वो सड़क के बिल्कुल दरमियान में चल रही थी कि मुकाबिल ने सामने से किसी लड़की को लड़खड़ा कर आते देख गाड़ी की स्पीड स्लो की और उसके पास गाड़ी ला कर रोक दी। वो गाड़ी से बाहर निकला, इरादा इस लड़की की मदद का था। जोया करीब पहुंच गई थी और मुकाबिल ने देखा वो लड़खड़ा कर गिरने वाली थी। वो आगे बढ़ा, मगर लड़की की शक्ल देखकर वो पत्थर हो गया। सारी दुनिया साकत हो गई। इसे यकीन ना आया। उसने अपने आंखों के सामने जोया को देखा, वो भी इस हाल में। जोया ने भी सामने वाले की शक्ल देखी और इसका हाल तो ऐसा, हवा की ज़मीन पट्टे और वो इसमें समा जाए। वो इस हालत में उस शख्स के सामने नहीं आना चाहती थी। अज़लाम शाह के साकत जिस्म में हरकत हुई। वो फ़ौरन आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे जोया को अपने हिसार में लिया। मेरी मां का कत्ल हुआ था, वो सिर्फ ये ही बुड़बड़ा सकी और इसकी बाहों में ही झूल गई। अज़लाम शाह की ओशन ब्लू आंखों में खून उतर आया। इसकी बाहिया बीवी, जिसे आज तक उसने बिना हिजाब के नहीं देखा था, वो इस हालत में थी कि उसका लिबास भी पट्टा हुआ था और दुपट्टा तो बदन पर था ही नहीं। जोया वो धारा और उसे अपनी बाहों में भरकर गाड़ी तक लाया और फौरन गाड़ी हॉस्पिटल की जानिब भगा दी। वो इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वो रास्ते में ही किसी को फ़ोन करके लेडी डॉक्टर का इंतज़ाम करवा चुका था। अज़लाम शाह ने अपनी काली चादर से उसके जिस्म को कवर किया और उसे बाहों में भरकर मतलूबा कैबिन तक लाया। डॉक्टर इसका चेकअप कर रही थी और वो पास ही बेड जब्त से मुट्ठी भैंच रहा था। डॉक्टर ने उसे बाहर जाने का कहा तो वो डॉक्टर पर ही भड़क उठा। बीवी है ये मेरी, इसका इलाज मेरी आंखों के सामने करो। डॉक्टर ने उसकी तमाम चोटों कर बैंडेज की और अज़लाम शाह की तरफ मुतवज्जह हुई। उनकी हालत आपके सामने है, क्या आप सच सुन पाएंगे? अज़लाम ने अपने अंदर फटते हुए ज्वाला को खामोश करवाया। वो अज़लाम शाह की बीवी है। वो कल भी मेरी थी, आज भी मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। मुझे साफ साफ इसकी हालत बताओ। डॉक्टर मुस्कुरा उठी। डोंट वरी, वो ठीक ही, बस ये ज़ाहिरी ज़ख्म ही, शायद किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, मगर वो महफूज हैं। उनका ध्यान रखें, कुछ दिनों तक उनको चलने फिरने से एहतियात करनी होगी। जल्द ही ये ठीक हो जाएंगी। अज़लाम शाह के अंदर लगी आग पर पानी पड़ा, मगर जिस शख्स ने उसकी बीवी को तकलीफ दी, बहुत जल्द वो सफ़ा हस्ती से मिटने वाला था। वो जोया के बेहोश वजूद को अपनी बाहों में भरता हुआ हॉस्पिटल से केकर निकला और सीधा शाहवाला लाया और इसको बाहों में भरकर अपने बेडरूम में लेके आया और उसे अपने बेड पर लिटाकर फ़ौरन ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा और एक स्काई ब्लू कलर की फ़राक निकाल कर लाया और कमरे की लाइट डम करने के बाद जोया के कपड़े चेंज करके उसके ऊपर बलीनकट ठीक किया और कमरे से बाहर निकला। इसका रुख दूसरे बंगले की तरफ था। वो आधे घंटे बाद भी जान से मिलकर वापस अपने रूम में आया। उनके मुताबिक वो किसी दोस्त से मिलने गई थी। अब जोया कहाँ गई थी ये तो वो होश में आने के बाद ही बता सकती थी। अज़लाम शाह एक आर्मी ऑफिसर था। इसे अक्सर किसी ना किसी मिशन पर जाना पड़ता था, जिस वजह से वो अक्सर महीनों तक गायब रहता और इस वक्त में वो अपनों से कोई राब्ता नहीं रखता था, क्योंकि इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। आज भी वो मिशन कंप्लीट करके वापस लौट रहा था जब उसे सड़क पर जोया मिली। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, वो अपनी बीवी से गाफिल कैसे रह गया।
एक बार जोया होश में आ जाए फिर वो उस शख्स को छोड़ेगा नहीं। इस दिन के बाद हेज़ल और बालाज में सर्द दीवार आ गई थी। हेज़ल इससे कोई बात नहीं कर रही थी और हवेली में अमन था, वरना तो दोनों हर वक्त लड़ते नजर आते। उस वक्त भी वो सारे लाउंज में बैठे थे और हेज़ल अपनी फर्स्ट ईयर की बकस खोले अपने दिमाग में सबक को फिट करने की कोशिश कर रही थी। पास ही निदा और हाला बैठी चपस से इंसाफ कर रही थीं। शावीज शाह अपने किसी काम के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से शहर से बाहर गया था। इतने में लाउंज के दाखिली दरवाजे से आलम दाखिल हुआ। वो 22 साला गिरे आंखों वाला खूबसूरत शहजादा था। हवेली का हर लड़का एक से बढ़कर एक हैंडसम था। वो आया और अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। हेज़ल जाओ एक गिलास पानी तो पिलाओ। इस बात पर हेज़ल ने अजियत से आंखें मींची। हाला फौरा उठ खड़ी हुई। हेज़ल को तो वैसे ही पढ़ाई ना करने के बहाने चाहिए, मैं पानी के कर आती हूँ। हेज़ल ने सुकून का सांस लिया क्योंकि वो फुल फोकस के साथ पढ़ना चाहती थी। वो दोबारा पढ़ाई की तरफ मुतवज्जह हो गई। वो मैथ के क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रही थी मगर कुछ पले ही नहीं पढ़ रहा था। उफ, ये पढ़ाई इतनी मुश्किल क्यों है। वो किताबें पढ़ा करती टेक लगाकर बैठ गई। बालाज जो सीढ़ियों से उतरकर लाउंज में दाखिल हो रहा था, हेज़ल की आखिरी बात सुनकर उसकी तरफ आया। लाओ मैं समझाता हूँ। वो जो टेक लगाकर बैठी थी फौरा सीधी हुई और दूसरे ही लम्हे अपनी किताबें समेटती हुई उठी और बना बालाज की तरफ देखे सीढ़ियाँ चढ़ गई और बालाज इसकी पुश्त को अजियत से तकता रह गया। वो सब खामोशी से देखते रह गए। लगता है मामलात गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं, हाला ने कुछ अफसोस से कहा। वो तो करने ही थे। मौसूफ ने सीधा हाथ ही उठा दिया। बस मारने की और कसर रह गई थी, वो भी कर गुजरते। आलम की तरफ से तंज का तीर आया। वो बज़ाहिर तो लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था मगर एक नज़र इसकी बालाज के चेहरे पर थी जिस पर दिखा गुस्से में बदल रहा था। तुम अपनी बकवास बंद करो डॉक्टर कहीं के। वो उठा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। आप भी अपने हाथ कंट्रोल में रखा करें वकील कहीं के। एक और तंज आया। बालाज मुड़ा और सोफे से किशन उठाकर आलम की तरफ फेंका, जैसे दूसरे ही पल वो कैच कर गया। अच्छा शूट था, वो तपा देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। बालाज का दिल चाहा इसका सर फाड़ दे। अपनी शक्ल गुम कर लो वरना तुम्हारा ये चेहरा मेरे हाथों बिगड़ जाएगा। वो तंबी करते ऊपर चला गया। पीछे सारे लाउंज में आलम का काका गौनजा और इसके साथ हाला और निदा की हंसी भी मिल गई। बस करो तुम सब, क्यों मेरे बच्चे को तंग कर रखा है। उमीना बेगम उनके पास आकर बैठती हुई बोली। अब इतना भी बच्चा नहीं है वो, और हमने किया तंग करना आपके बच्चे को ताई साईं। वो तो सिर्फ एक ही हस्ती के हाथों तंग होता है और इसकी नाराजगी इस बच्चे की जान पर बनी हुई है। आलम दंत निकालता हुआ बोला। उमीना बेगम ने इसके कंधे पर एक थप्पड़ रसीद किया। सदुर जाओ। वो उनके गले लाड से लगा। वो आपका बच्चा है तो हम किसके बच्चे हैं। उमीना बेगम मुस्कुरा उठी। तुम सब भी मेरे बच्चे हो, मेरे लिए तुम सब बराबर हो। ये सुनकर हाला और निदा भी ताई से आकर लपट गईं। एक बार फिर लाउंज उन सब के कखों से गूंज उठा। उमीना बेगम की आंखों की स्क्रीन पर अपने बेटे का चेहरा नमूदार हुआ। कितने साल हो गए अपने बेटे को देखे, वो सालों से ऐसा गया कि वापस ही नहीं आया। और इस मुंह की आंखें तरस गई थीं अपने बेटे को देखने के लिए। वैसे तो हवेली में इतने सारे बच्चे थे, वो सब उनसे बहुत प्यार करते थे मगर कोई चाहकर भी उनके सगे बेटे की कमी को पूरा नहीं कर सकता था। वो कॉल पर अपनी मां से राब्ते में रहता था मगर वो हवेली से गया सालों गुजर गए थे। हवेली की इमारत भी उसे याद करती थी। इसके बचपन की बहुत सारी यादें थीं, यहाँ बस वो कहीं नहीं था। इन्होंने मुस्कुराकर अपनी आंखों की नमी को साफ किया और अपने बेटे की सलामती की दुआएं करती हुई मुस्कुरा दी। वो मुंह थी और मुंह को तो फिर औलाद की खुशी अजीज होती है। जारी है।